स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 जून 2025 के महत्वपूर्ण खबरों पर। और यहाँ पर देखा जाए आरओ की परीक्षा आपकी बहुत नजदीक है और उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जून महीने का करंट अफेयर भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। 27 जुलाई को आपकी परीक्षा प्रस्तावित है। कब? 27 जुलाई को आपकी परीक्षा प्रस्तावित है। और देखा जाए तो आपकी परीक्षा से 20 दिन पूर्व के जितने भी करंट अफेयर हैं वो सब आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि 10 जुलाई तक के करंट अफेयर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और जून महीना तो खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना समीक्षा अधिकारी की, वो इस चीज को ध्यान रखे कि आपकी परीक्षा अब 46 दिन शेष बची हुई है आज से। ठीक है, आज देखा जाए 7:30 बजे ये वीडियो अपलोड हो रहा है, आपको मिल रहा है। और अब देखा जाए दिन आज का समाप्त हो रहा है, 45 दिन ही आप मान के चलिए कि आपके पास 45 दिन ही शेष बचे हुए हैं। 46 दिन शेष है। और अब से लेकर एग्जाम तक डेली मैं आपको रिमाइंड कराता रहूंगा कि आपके कितने दिन परीक्षा को शेष बचे हुए हैं, ताकि आप अपनी परीक्षा को लेकर बहुत सीरियस रहें। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर समीक्षा अधिकारी के लिए जीएस में 70 प्लस नंबर वाली एक सीरीज घटना चक्र के द्वारा संचालित की जा रही है, जहां पर सारा डाटा फैक्ट जो है पूरे जीएस का, सिर्फ जीएस की बात मैं कर रहा हूं, जीएस के जो इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट्स, चाहे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने वाले सवाल हो, मिलान से संबंधित सवाल हो, उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है, उपयुक्त में से कौन सा सही है, कौन सा जोड़ा सुमेलित है, ऐसे सवाल जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों की संख्या 140 में से करीब करीब 70 सवाल ऐसे होते हैं। ठीक है, उन 70 सवालों को टैकल करने के लिए घटना चक्र के द्वारा एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें टेबल के फॉर्मेट में पूरा कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, पूरा कंटेंट टेबल के फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक, और यहाँ पर हो क्या रहा है, 30 प्लस क्लासेस है यहाँ पर। ठीक है, 30 प्लस क्लासेस है और साथ साथ में उसकी हार्ड कॉपी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो समीक्षा अधिकारी रिवीजन सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये रिवीजन सीरीज मात्र देखा जाए तो 399 में इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हार्ड कॉपी जो होगी वो आपके घर भिजवा दी जाएगी। बेसिकली ये हार्ड कॉपी घर भिजवाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जैसे आप एग्जाम के पूर्व जो आप शॉर्ट नोट्स वगैरह बना के रखते हैं, कि अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, इंपॉर्टेंट टाइम में रिवीजन कर रहे हैं, परीक्षा का टाइम है, रिवीजन कर रहे हैं, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। बेसिकली जिनके शॉर्ट नोट्स नहीं तैयार है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। घटना चक्र खुद से ही शॉर्ट नोट्स तैयार करके आपके घर प्रोवाइड कर देगी। आप उसको किसी भी एग्जाम के पहले, ना सिर्फ समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड की परीक्षा हो, यूपी पीसीएस का परीक्षा हो, बीपीएससी की परीक्षा हो, या एमपीपीएससी हो, या अन्य कोई एक दिवसीय पेट वगैरह कुछ भी आप देने जा रहे हैं, वो डाटा फैक्ट्स हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, हमारी कुछ यूट्यूब पर क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ विशेषताएं मैं बता देता हूँ। 30 प्लस क्लास होंगी और जीएस के महत्वपूर्ण डाटा और फैक्ट को यहाँ पर कवर किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी आप जाने रहिए कि कोर्स पूर्ण होने पर जो हार्ड कॉपी है उसकी फ्री होम डिलीवरी हो जाएगी। और डेली क्लास पीडीएफ, जो क्लास पीडीएफ होती है, रिवीजन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। ठीक है, कुछ लोगों का डिमांड था कि सर यहाँ पर जो क्लास पीडीएफ होती है वो डेली शेयर कर दिया करिए, हार्ड कॉपी तब तक नहीं मिलती है तो हम रिवीजन करते रहे। तो रिवीजन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया, वहां पर जैसे क्लास होती है तुरंत व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जाता है पीडीएफ, लोग रिवाइज भी करते रहते हैं। और जब उनको हार्ड कॉपी मिलेगी तो पढ़ने में आसानी होगी। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे वो भी देख लीजिए। आपको ओपन करना है गूगल। ठीक है, गूगल आप ओपन करिए और ओपन करने के बाद सर्च करिए SSGCP, समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन सर्च करिए। ठीक है, और जैसे ही इसको आप सर्च करेंगे आपको जाना है कहाँ पर, वीडियो लेक्चर के सेक्शन में। वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करिए और वीडियो लेक्चर के सेक्शन में सबसे पहले आपको दिख जाएगा यहाँ जीएस 70 प्लस नंबर वाली सीरीज। ठीक, 399 में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लास लगी है, वीडियो के बगल में जस्ट पीडीएफ है, आप जाइए यहाँ पर जो पहला वीडियो है उसको आप प्ले करके देखिए। ठीक है, प्ले करके देखिए किस प्रकार से पूरा कंटेंट आपको चार्ट के फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया, ऐसा ही पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, आंग्ल मैसूर युद्ध इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, कर्नाटक युद्ध। ठीक है, उसके बाद जो सिख संप्रदाय के प्रमुख मिसल है, पूरा कंटेंट इसी प्रकार से आपको चार्ट के फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण डाटा फैक्ट है वो सब कुछ तैयार हो जाए। ठीक, और कभी भी आप जब ऑनलाइन कोई चीज परचेज करते हैं तो सबसे पहला काम यही करते हैं ना, अब जाके रिव्यू पढ़ते हैं कि लोगों ने क्या रिव्यू दे रखा है। जाइए रिव्यू पढ़िए, लोगों के क्या रिव्यू है यहाँ पर। ठीक, लोगों ने रिव्यू दे रखे, भर भर के रिव्यू दिए हैं, आप भी जाइए पढ़िए, देखिए, समझ में आता है आपको, रिव्यू लोगों के अच्छे लगते हैं, काम अच्छा लगता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास। यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले देखा जाए कौन सा दिवस मनाया जाता है। 10 जून का जो दिन होता है इसको विश्व नेत्रदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? वर्ल्ड आई डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है, नेत्रदान दिवस के रूप में। यहाँ पर चर्चा करें, हर साल 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। यहाँ चर्चा कर ले, विश्व नेत्रदान दिवस की शुरुआत जो हुई थी ये कब हुई थी? ये भारत में हुई थी और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1986 में हुई थी। कब? 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, यहां देखा जाए इसकी पहल, ठीक, इसकी पहल मुख्य रूप से भारतीय नेत्र रोग विशेषज्ञों,
नेत्र बैंकों और सामाजिक संगठनों द्वारा, रोटरी क्लब और लायंस क्लब द्वारा की गई थी। ठीक है, और उद्देश्य क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक, उसने अपना नेत्रदान कर दिया, तो कहा जाता है जब व्यक्ति मरता है ना, तो उसकी जो आंखों का कार्निया होता है वो कुछ टाइम तक जीवित रहता है। ठीक, उसके प्राण छूटने के बाद भी आंखों का जो कार्निया होता है वो जीवित रहता है। तो अगर उस समय में उसने नेत्रदान पहले से कर रखा है तो डॉक्टर्स आएंगे, उनका कार्निया ले लेंगे, और उसके बाद में क्या होता है, वो किसी अन्य जो नेत्रहीन व्यक्ति है उसके आंखों को रोशनी प्रदान कर सकता है। तो इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, देखा जाए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, विश्व नेत्रदान दिवस हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। कब मनाया जाता है ये मैंने आपको बता दिया, 1986 से इसकी शुरुआत हुई थी, 10 जून को मनाया जाता है। ठीक है, यहां देखा जाए इसका प्राथमिक लक्ष्य कार्नियल अंधापन, जो भारत और विश्व में दृष्टिहीनता का एक प्रमुख कारण है, से निपटने के लिए जागरूकता को बढ़ाना था। वही मैंने आपको बताया कि जो कार्निया होता है, कार्नियल अंधापन जिनको होता है, ठीक है, उससे निपटने में जो नेत्रदान है वो सहायता कर सकता है। इसी चीज को दृष्टिगत रखते हुए और यहाँ पर जो जागरूकता है इसके प्रति, उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे खबरों में देखा जाए, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, और यूपीपीसीएस करंट अफेयर में एक सवाल ऐसा पूछता ही है, और शायद करंट अफेयर की जो मैगजीन आती है वो इस खबर को कवर करें या ना करें, हो सकता है ना कवर करें, लेकिन यहां पर आपको वीडियो सेक्शन में ये पॉइंट बताया जा रहा है, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। कोलंबिया में राष्ट्रपति चुनाव में संभावित उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यहां पर जो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे, और बेसिकली जिनको गोली मारा गया है ना, उनके दादा भी राष्ट्रपति रह चुके हैं कोलंबिया के, और उनके पिता भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, तो संभावित उम्मीदवार भी राष्ट्रपति किए थे, मतलब उम्मीदवार तो थे ही, संभावित राष्ट्रपति थे कोलंबिया के। और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक 15 साल का बच्चा है, पीछे से खड़े होकर इनके सिर पे गोली मार दी। ठीक है, तो यहां पर इनका नाम इंपॉर्टेंट बेसिकली हो जाता है। चलिए चर्चा करते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में संभावित उम्मीदवार सेनेटर मैगुएल उरिबे टर्बे, ठीक, मैगुएल उरिबे टर्बे इनका नाम है। ये नाम इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, और ये कहां के संभावित राष्ट्रपति थे, कोलंबिया के थे। 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि दक्षिण अमेरिकी देश जो कोलंबिया है, ठीक, कोलंबिया, और यहां पर राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार थे सेनेटर मैगुएल उरिबे टर्बे, इनकी 7 जून 2025 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। कब? 7 जून 2025 को गोली मारकर एक रैली के दौरान इनकी हत्या कर दी गई। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोलंबिया, और कोलंबिया में एक घास पाई जाती है, ठीक है, लानोज। लानोज घास के मैदान जो होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, कोलंबिया में पाए जाते हैं, तो ये पॉइंट याद रखना। आगे देखा जाए 39 वर्षीय मिगुएल उरिबे टर्बे का कंजर्वेटिव डेमोक्रेटिक सेंटर पार्टी से था। यहां पर देखा जाए इनका संबंध किस पार्टी से था, कंजर्वेटिव डेमोक्रेटिक सेंटर पार्टी से इनका संबंध था, और कोलंबिया में 31 मई 2026 को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, और उसके पूर्व भी देखा जाए तो राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। चलिए आगे हम चर्चा कर लेते हैं भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष। यहां पर भारतीय जो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसके नए चेयरमैन कौन बने हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो शैलेश सी मेहता, क्या नाम है इनका, शैलेश सी मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, शैलेश सी मेहता बने हैं। ठीक है, और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो देखा जाए वे पारादीप फास्फेट लिमिटेड के एमडी और सीईओ एन सुरेश कृष्णन। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो एन सुरेश कृष्णन जो थे ये पारादीप फास्फेट लिमिटेड के एमडी और सीईओ थे, और इन्हें मिल रखा था ये वाला पद भी, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पद भी मिल रखा था एन सुरेश कृष्णन को। तो अब क्या हुआ है, अब एन सुरेश कृष्णन को किसने रिप्लेस कर दिया है, शैलेश सी मेहता ने रिप्लेस कर दिया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। भारतीय भाषा अनुसंधान को लॉन्च कर दिया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। खबर क्या है, चर्चा देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 जून 2025 को नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुसंधान का उद्घाटन किया है। किसका, भारतीय भाषा अनुसंधान का, भारतीय भाषा अनुभाग, ठीक है, सॉरी अनुभाग। तो भारतीय भाषा अनुभाग जो है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, इसका उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया। कब, 6 जून 2025 को। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। यह कदम भाषाई समावेशन को दृष्टिकोण के अनुरूप है और भारत की भाषाई विविधता के माध्यम से एकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ठीक है, यहां देखा जाए इस पहल का उद्देश्य भारत के प्रशासनिक कामकाज में
विदेशी भाषाओं खासकर अंग्रेजी की प्रभुत्वता को कम करने और निर्णय लेने तथा आधिकारिक संचार में मातृभाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। बेसिकली है क्या कि भारतीय भाषा जो अनुभाग है इसको लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च करने का उद्देश्य यही है कि जहां पर ज्यादातर जो हम कार्य प्रणाली अपनाते हैं इंग्लिश भाषा में अपनाते हैं, ठीक है, इंग्लिश भाषा में अपनाते हैं, तो इंग्लिश को थोड़ा सा मतलब अपनी भाषाओं को भी वेटेज दिया, खत्म नहीं किया जाएगा, इंग्लिश को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाए, खत्म नहीं किया जाएगा, बहुत जरूरी है इंग्लिश, ठीक है, लेकिन साथ साथ जो अपनी मातृभाषाएं हैं, ठीक, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यकलाप को आगे संचालित किया जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय भाषा अनुभाग को लॉन्च किया गया अमित शाह के द्वारा, कब, 6 जून 2025 को। चलिए आगे चर्चा करें। अगली खबर क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन। यहां पर देखा जाए जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है इसका आयोजन कहां पर हो रहा है और भारत की ओर से इसमें प्रतिनिधित्व किसने किया, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने फ्रांस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया, ठीक है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया, इसका आयोजन किया गया फ्रांस में। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ, फ्रांस में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। चलो आगे देखा जाए, यह सम्मेलन जो है ये 9 से 13 जून 2025 तक नीस फ्रांस में आयोजित होगा। 9 तारीख से लेकर 13 जून तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और यहां पर देखा जाए इसकी सह मेजबानी फ्रांस और कोस्टारिका, यहां पर जो मेजबान है, मेजबान तो फ्रांस है लेकिन फ्रांस के साथ एक देश और है जो सह मेजबान की भूमिका में है। वो देश कौन सा है, वो देश है कोस्टारिका। और कोस्टारिका ही आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, कथन कारण में पूछ लिया, कथन कारण छोड़िए, 2 कथन में पूछ लिया कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन, ठीक, फ्रांस में किया गया और इसकी सह मेजबानी भारत के द्वारा की गई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, या उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो यहां पर केवल एक सही है कि इसकी जो मेजबानी है वो फ्रांस के द्वारा की गई, लेकिन जो सह मेजबानी है वो भारत के द्वारा नहीं की गई, किसके द्वारा की गई है, कोस्टारिका के द्वारा की गई है, ठीक। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखें, इसमें वैश्विक नेता, वैज्ञानिक और नीति निर्माता मिलकर महासागरों के सतत प्रबंधन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। चलिए आगे हम बात कर ले, महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को भी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आकाशवाणी का इनपुट है, चर्चा कर लेते हैं। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। यहां देखा जाए महेंद्र सिंह धोनी इस वर्ष सम्मान पाने वाले 7 क्रिकेटरों में शामिल है। यहां पर देखा जाए वर्ष 2025 में 7 लोगों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 7 क्रिकेटर जो है उसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी समाहित है, ठीक है। आगे देखा जाए, धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने आईसीसी के 3 बड़े टूर्नामेंट जीते हैं। कौन कौन से जीते हैं, 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता है सबसे पहले, फिर उसके बाद 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता और 2013 में देखा जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी जीता। तो आईसीसी के जो 3 बड़े इवेंट है उसको धोनी की कप्तानी में इंडिया ने जीता था और यहां पर देखा जाए धोनी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ठीक। चलिए आगे देखा जाए, पुसोन पोया पर्व, ठीक है, जो पुसोन पोया पर्व है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां देखा जाए तो पुसोन पोया श्रीलंका में मनाया जाने वाला एक बौद्ध पर्व है। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि पुसोन पोया पर्व किस देश में सेलिब्रेट किया गया, ठीक। 4 ऑप्शन दे देगा, म्यांमार, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, ठीक है। तो इसमें आपको टिक करना होगा, श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया। जो ये पर्व है पुसोन पोया पर्व, ये कहां पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है श्रीलंका में और ये एक बौद्ध पर्व है, ठीक है, जो हर साल जून महीने की जो पूर्णिमा होती है, जून महीने की पूर्णिमा होती है उसी दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहां पर देखा जाए यह पर्व 3री शताब्दी ईसा पूर्व में देखा जाए तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन की याद में मनाया जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म का जो आगमन हुआ था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका में, उसी की याद में हर साल जो जून महीने की पूर्णिमा होती है वहां पर पुसोन पोया पर्व मनाया जाता है श्रीलंका में। आगे देखा जाए, यह श्रीलंकाई बौद्धों के लिए वैसाख के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है,
ठीक, जो वैसाख पर्व मनाया जाता है ये भी बौद्ध धर्म के अनुयायी मनाते हैं। और श्रीलंका में देखा जाए तो वैसाख के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पर्व होता है कौन सा, पोसोन पोया पर्व। ठीक है, पोसोन पोया पर्व। यह त्योहार उस समय की याद दिलाता है जब अरहंत महिंदा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। ठीक है, अरहंत महिंदा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। तो उसी चीज को याद करते हुए हर साल पोसोन पोया पर्व मनाया जाता है श्रीलंका में। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। चलिए यहां पर हम बात कर ले, अगली खबर क्या है कि धनुषकोडी को ग्रेटर यहां पर देखा जाए धनुषकोडी जो है ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ठीक, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य किसको घोषित किया गया है, परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछे तो धनुषकोडी को घोषित किया गया है। पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चर्चा करें तो तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी जो रामनाथपुरम जिले के अंतर्गत आता है इसको ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित कर दिया है। ठीक, जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को, उसी के अवसर पर जो तमिलनाडु सरकार थी उसने धनुषकोडी को, और धनुषकोडी कहां पड़ता है, यह रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसको ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित कर दिया है। यहां पर चर्चा करें, यह अभ्यारण्य 524.7 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक, ये किसका हिस्सा है, ठीक, आपसे परीक्षा पूछ ले कि ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य जो है ये निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, तो ये गल्फ ऑफ मन्नार जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसी का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए, यह अभ्यारण्य सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर स्थित है। मतलब जो सेंट्रल एशिया से आने वाले पक्षी हैं उन्हीं पक्षियों का जो फ्लाईवे है उसी फ्लाईवे पर अवस्थित है। यहां पर आके जो सेंट्रल एशिया से उड़ने वाले पक्षी हैं यहां पर आकर रुकते भी हैं, और देखा जाए तो 10,700 से अधिक प्रवासी पक्षियों को आश्रय भी प्रदान करता है। ठीक, ये जो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य है, ठीक, यहां पर बात करें धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य जो है ये लगभग 10,700 से अधिक प्रवासी पक्षियों को आश्रय भी प्रदान करता है। आगे देखा जाए, यह कदम दक्षिण भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण और जैव विविधता की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, तो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा कि धनुषकोडी को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। चलिए आगे देखा जाए, परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, यहां से संबंधित सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकता है। डीजीएमओ के बारे में आप जानते ही हैं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, डीजीएमओ आते थे, ब्रीफिंग देते थे। ठीक है, नाम इनका याद होगा, चेहरा याद होगा। देखा जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जो है, ठीक है, इनका नाम क्या है, राजीव घई, इनको उप सेना प्रमुख रणनीति के पद पर नियुक्त किया गया है। इनका प्रमोशन हो गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, किस पद पर हुआ है, देखा जाए तो उप सेना प्रमुख रणनीति। ठीक है, उप सेना प्रमुख रणनीति के पद पर इनका प्रमोशन हो गया है। चर्चा करें यहां पर तो भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को सेना उप प्रमुख रणनीति डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी के पद पर नियुक्त किया गया है। देखा जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल घई वर्तमान में महानिदेशक सैन्य संचालन यानी कि डीजीएमओ, ये डीजीएमओ के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, और इस नई नियुक्ति के साथ दोनों पद की जिम्मेदारी एक साथ संभालेंगे, डीजीएमओ भी रहेंगे और यहां पर देखा जाए तो उप सेना प्रमुख रणनीति के तौर पर भी ये कार्य करते रहेंगे। ठीक है, आगे देखा जाए, यह पदभार उन्हें सेना की संचालन और खुफिया निदेशालयों की निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपता है, जो भारतीय सेना की सबसे रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है। मतलब जो भी खुफिया जानकारी होगी, अब खुफिया जानकारी सब कुछ इनको रिपोर्ट की जाएगी। ठीक है, उप सेना प्रमुख को, रणनीति उप सेना प्रमुख रणनीति जो है राजीव घई जी को, यहाँ पर जितनी भी खुफिया जानकारी होगी भारतीय सेना की हो या अन्य खुफिया एजेंसियों की हो, उन सारी खुफिया एजेंसियों की जो जानकारी है वो जानकारी सब कुछ इनको राजीव घई जी को मिलती रहेंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा उप सेना प्रमुख रणनीति के पद पर किसको नामित किया गया, किसको नियुक्त किया गया, राजीव घई को नियुक्त किया गया, जो भारत के डीजीएमओ भी है। चलिए आगे हम चर्चा कर ले, महासागर केंद्रित जलवायु कार्रवाई को बढ़ाने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई है। ठीक, अब ये पहल की शुरुआत जो की गई है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के पहले दिन फ्रांस और ब्राजील ने महासागरों से जुड़ी जलवायु संबंधी कार्रवाई को बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय पहल की है। ठीक है, यहां पर 9 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। ठीक है, और यहीं पर हुआ क्या है कि फ्रांस और ब्राजील ने महासागरों से जुड़ी जो जलवायु संबंधी कार्रवाई है, ठीक, तापमान बढ़ रहा है महासागर में। अभी 2 दिन पहले खबर आ रही थी कि महासागर जो सागर होते हैं ना, कहीं कहीं आपको काले दिख रहे हैं। अब काले दिख रहे हैं तो हो क्या रहा है कि वहां पर जो पोषक तत्वों की मात्रा हो रही है वो कम हो रही है। पोषक तत्वों की मात्रा कम हो रही है तो जो जीव जंतु अंदर रहते हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। वहाँ जो
मतलब उनका जो एनवायरनमेंट है वो भी प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो जलवायु कार्रवाई है, जलवायु संबंधी कार्रवाई है, उनको बढ़ाने के लिए एक पहल की शुरुआत की है, अंतरराष्ट्रीय पहल की। यहाँ पर देखा जाए ब्राजील और फ्रांस के साथ 8 देश, कौन कौन से देश है? ऑस्ट्रेलिया, फिजी, केनिया, मैक्सिको, पलाऊ और सेशल्स पहले से ही इस पहल में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ ब्राजील और फ्रांस के साथ देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, फिजी, केनिया, मैक्सिको, पलाऊ और सेशल्स, ये टोटल 8 देश हैं जो इस पहल को ज्वाइन कर चुके हैं। यहां पर देखा जाए ये देश पेरिस समझौते के अंतर्गत अपनी जलवायु योजनाओं में महासागर को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब जो अपनी जलवायु योजना ये बनाएंगे, उस जलवायु योजना में महासागर को विशेष ध्यान रखेंगे कि हमारे द्वारा जो अपशिष्ट उत्पन्न हो रहे हैं उससे महासागरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज का भी अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, और यहां आगे हम चर्चा करें, इन योजनाओं में कार्बन उत्सर्जन कम करना तथा ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य भी शामिल किया गया है। ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको सीमित करना है कितना, 1.2 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, तो ये सारी योजनाएं, ये जो सारी योजनाएं हैं वो इसी पहल के अंतर्गत सम्मिलित है। और ये पहल किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? ये पहल फ्रांस और ब्राजील के द्वारा मिलकर शुरू किया गया, जिसमें 8 देश ज्वाइन कर चुके हैं। और ये महासागर केंद्रित जलवायु कार्रवाई को बढ़ाने के लिए पहल है। ठीक है, चलिए अगली खबर क्या है यहां पर देखा जाए। अगली खबर और आज के वीडियो की अंतिम खबर, महाराजा सुहेलदेव स्मारक का उद्घाटन। जो महाराजा सुहेलदेव स्मारक है इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन कहां पर? तो महाराजा सुहेलदेव स्मारक जो है ये उत्तर प्रदेश के बहराइच डिस्ट्रिक्ट में, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और बहराइच डिस्ट्रिक्ट में ही सैयद सलार मसूद गाजी का दरगाह भी है, यहाँ पर उर्स लगता है। बेसिकली हुआ क्या था कि जो सैयद सलार मसूद गाजी था वो महमूद गजनवी का जो इन्वेडर था उसका भतीजा था। ठीक है, और उसका भतीजा था। उसके बाद देखा जाए तो उसी को पराजित किया था सुहेल देव ने, राजा सुहेल देव ने जो मसूद गाजी था उसको पराजित किया था। लेकिन हुआ क्या कि जिस प्रकार से इतिहास वगैरह लिखा गया तो सुहेल देव को कमतर आका गया, और जो मसूद गाजी है उसके नाम पर मेला लगता है बहराइच में। मजे की बात तो ये कि उसके नाम पर मेला लगता है मसूद गाजी के नाम पे, जो इन्वेडर था। और सुहेल देव जो थे इनको मतलब थोड़ा सा कम पहचान मिली, लेकिन अब धीरे धीरे जो सुहेल देव है उनको भी जो उचित सम्मान था वो मिल रहा है। हालांकि मिलता तो पहले से ही रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा सरकार भी इस चीज पर ध्यान दे रही है। तो यहाँ पर देखा जाए इनका एक स्मारक बनाया गया है, महाराज सुहेल देव का स्मारक बनाया गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा, उनके द्वारा आज किया गया है। चर्चा कर ले तो महाराज सुहेलदेव के विजय दिवस पर 40 करोड़ की लागत से बने तथा 6.803 हेक्टेयर में विस्तृत महाराज सुहेलदेव स्मारक का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 10 जून यानी कि आज ही किया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए इसी अवसर पर महाराज सुहेलदेव स्मारक में कांस्य से धातु से निर्मित 40 फीट ऊंची महाराज सुहेलदेव की एक प्रतिमा का अनावरण एवं इसके साथ साथ में देखा जाए तो बहराइच डिस्ट्रिक्ट में 1243 करोड़ रुपए के 384 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं यह है कांस्य प्रतिमा, ठीक है, महाराज सुहेलदेव की, और इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? यह याद रखिएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। कहां पर? बहराइच में किया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, तो चलिए आज के इस वीडियो पर आधारित कुछ प्रश्न भी हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व नेत्रदान दिवस की शुरुआत कब और कहां पर हुई थी? कब हुई और कहां पर हुई? देखा जाए तो 1976 अमेरिका में हुई, 1986 भारत में हुई, 1995 ऑस्ट्रेलिया में हुई, या सन 2000 में जापान में हुई। ठीक है, आगे देखा जाए फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एन सुरेश कृष्णन, अमिताभ कांत, शैलेश सी मेहता या अजय कुमार भल्ला। ठीक है, आगे बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत भाषा अनुभाग का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है, अमित शाह ने किया है या धर्मेंद्र प्रधान ने किया है? क्वेश्चन नंबर 4 है तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहां पर आयोजित हो रहा है? ब्राजील, मैक्सिको, नीस फ्रांस, नई दिल्ली भारत। और अंतिम सवाल है धनुष कोडी को किस प्रकार के अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया? शेर अभ्यारण्य के रूप में, मगरमच्छ अभ्यारण्य के रूप में, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य के रूप में, या कछुआ संरक्षण क्षेत्र के रूप में? और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और रिवीजन सीरीज जो फॉलो करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो करंट अफेयर का जून महीने का पैकेज है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो करंट अफेयर की रिवीजन सीरीज के वीडियोज आएंगे और उसकी PDF आपको ऐप पर मिलती रहेंगी। ठीक है,
और व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसमें तो मिलती ही रहेंगी। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।